ओके सो पवन, पहले तो बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप जॉब एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड थैंक यू सर। देन थैंक्स फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच सर। ओके पवन, बहुत अच्छी जॉब है नीडलेस टू से। और ये आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्या कि आपको ये चीज मिला है। इसके बाद लाइफ में स्ट्रगल तो खैर खत्म नहीं होते, लेकिन एक टाइप का आपको रिलीफ मिल जाता है कि अब हमारे पास एक सिक्योर्ड जॉब है। सो दिस इज रियली यस वेरी गुड फॉर यू एंड योर फैमिली। सो पवन, ये सारी इंटरेक्शन मैं आपसे करूंगा और आपके बारे में जानेंगे, आपके पूरी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। आप यस पहले स्टार्ट करते हैं आपकी बैकग्राउंड से। आप अपने बारे में बताएं पवन, कहाँ से हैं आप, कब आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया, उसके बाद से आप क्या कर रहे थे। सर, मैं बेसिकली रहने वाला तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का हूँ, जो कि वाराणसी के नज़दीक पड़ता है। और हम लोग बेसिकली छोटा सा गांव है, वहीं से बिलोंग करते हैं, भीषमपुर नाम है। और अपना हम हाई स्कूल इंटर, राजकीय इंटर कॉलेज है हमारे तहसील में, हम लोग वहीं से अपना हाई स्कूल इंटर किए हैं। उसके बाद अपना बीटेक मैंने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा में है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ से किए हैं। और 2018 के पास आउट हैं हम। और 2018 से ही हम लगातार उसके बाद कंटिन्यू मतलब प्रिपरेशन ही कर रहे थे। और 2018 में मेरा आरआरबी जेईई में हो गया था, लेकिन कुछ मार्क्स की वजह से मैं वेटिंग लिस्ट में चला गया था। तब से मैं तैयारी कर रहा था। उसके बाद फिर 1 साल मैंने पावर ग्रिड में भी जॉब किया अप्रेंटिस के तौर पे। फिर उसके बाद एसएससी जेईई में भी मेरा हो गया है, मुझे बीआरओ डिपार्टमेंट मिला हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और अभी उसका भी ज्वाइनिंग आने वाला है, मतलब अभी सिविल इंजीनियरिंग का उसमें ट्रेनिंग चल रहा है। ओके तो जैसे उन लोगों का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा फिर अपना स्टार्ट होगा। 29 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है हम लोग का इलेक्ट्रिकल का। ओके। हाँ, फिर उसके बाद उसी दौरान मैं 2021 में इसका भी पेपर दिया था, लेक्चरर का भी। तो इसमें भी हो गया था। तभी दोनों में से किसी एक को ज्वाइन करना है, बीआरओ या फिर ये वाला। तो जाहिर सी बात हम यही करेंगे, लेक्चरर का ही। ओके सो पवन, आपका ये जो लेक्चर की पोस्ट निकली थी तो उसके उस टाइम पे आपको लगा था कि आपको इसी में जाना चाहिए और आपको इसमें पूरी तरह से एफर्ट करना है, या आपने वैसे भर दिए थे जैसे आप सारे जॉब्स भरते हैं। नहीं सर, उस समय तो बस ये था कि कोई मेरे पास जॉब नहीं थी, तो बस ये था कि कोई ना कोई मिल जाए। जैसे एसएससी जेईई में उसमें मेरा प्री में हो गया था, तो टेक्निकल तो मेरा तैयारी चल ही रहा था। तो उसी टाइम इसका भी फॉर्म आ गया था, तो मुझे लगा कि अब इसका भी तैयारी कर लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि जॉब प्रोफाइल भी अच्छी है, ग्रेड पे अच्छा है, आराम की जॉब है। और थोड़ा सा मेहनत करना था इसमें, तो उसके लिए मैंने काफी एफर्ट किया था। उस दौरान पावर ग्रिड में था, उसी टाइम मतलब जॉब के दौरान ही मतलब तैयारी भी करता था। तो तो पावर ग्रिड में आप क्या जॉब कर रहे थे वहां पे। अप्रेंटिस के तौर पे वहाँ पे मैं था। अप्रेंटिसशिप कर रहे थे आप वहाँ। यस सर, यस सर। तो अप्रेंटिसशिप होती क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे पवन पूछते रहते हैं कि सर अप्रेंटिसशिप का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कर लें ना कर लें, क्या होती है अप्रेंटिसशिप, थोड़ा सा बताएं। और किस बच्चे को करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, कुछ बताएं उसके बारे में। सर अप्रेंटिस बेसिकली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इसलिए रहता है कराने का, ताकि लड़के जब कॉलेज से पास आउट हों तो जो रियल इन्वायरमेंट होता है, जैसे टेक्निकल में आप पढ़ लिए लेकिन आप उन चीज़ों को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट को 1 साल का मौका दिया जाता है कि आप उससे रियल इन्वायरमेंट पे रह के चीज़ों को देखें, सीखें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए मिलता है। और कुछ लोग होते हैं कि सीखने के दौरान कुछ अपना तैयारी भी करते रहते हैं, जैसे तो मेरा ही उसमें था। तो मैं स्कॉलरशिप मिलता है उसके अंदर, हाँ हाँ, स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड भी मिलता है। हाँ, बीटेक वालों को 15,000 पर मंथ मिलता है, और डिप्लोमा को 11,000 मिलता था। अच्छा, तो इसका इसका बाद में फिर जॉब लेने में भी हेल्प होता है क्या अप्रेंटिसशिप का। नहीं, ये बेसिकली एक्सपीरियंस की तरह से काउंट नहीं किया जाता है, बस ये सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ, लेकिन किसी प्राइवेट जॉब में अगर आप इसे दिखाते हैं तो ये, अगर पीएसयू कंपनी से अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो इसका बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट मिलता है, कंपनी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों पे। इंटरव्यू में तो बेनिफिट होगा और आप सीख के भी हाँ जाते हैं तो वो भी अच्छी चीज है। हाँ हाँ। तो अभी पवन आप क्या अभी जॉब ये अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, क्या कर रहे थे अभी जब आप एग्जाम आपका लिख रहे थे सारा। इसका एग्जाम, हाँ, मैं उसमें अप्रेंटिस ही कर रहा था, वहाँ हरियाणा से, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, फरीदाबाद से। अच्छा, वही आपका अप्रेंटिसशिप चल रहा था। हाँ, उसी पे। ओके। अच्छा पवन, अब ये बताइए आपका इंटरव्यू किस तरीके से गया था, अंदर उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, तो थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि जब आप अंदर गए तो किस तरीके का एम्बियंस था, माहौल कैसा था, और आप नर्वस थे या आप ठीक थे, कॉन्फिडेंट थे, और अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए। सर इंटरव्यू तो पहली बार ये मतलब मेरा इंटरव्यू का दूसरा अटेम्प्ट था।
अच्छा। मेरा यूपीएससी ए में भी हो गया था, हम्म। लेकिन उस दौरान मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था। अच्छा। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था, तो मुझे हाँ लगा हाँ। कि अब की बार आपका ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने यूरोपीडिया का ज्वाइन किया था, ओके। ताकि लोग बताएं कि क्या कमी है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए आपको। हाँ जी। तो अब की बार मैंने थोड़ा आपका ज्वाइन करके गया था, दो स्नैप मैंने दिया था, हम्म। तो कुछ बेनिफिट मिला। फिर उसके बाद इंटरव्यू में गया तो मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा था इस बार। हम्म। तो जब इंटरव्यू में वहाँ पे गया तो पहला क्वेश्चन उनका यही था कि किस ईयर के पास आउट है आप। मैंने बोला कि सर 2018 के हैं। तो बोले तब से आप तैयारी ही कर रहे हैं। मैंने बोला कि हाँ सर तैयारी कर रहे हैं। मैंने उन्हें पावर ग्रिड के बारे में नहीं बताया, मुझे लगा कि पावर ग्रिड के बारे में बताऊंगा तो फिर वो ज़्यादा प्रैक्टिकली ज़्यादा डिटेल में लगेंगे पूछने में। तो इस वजह से मैंने पावर ग्रिड के बारे में नहीं बताया, तो मैंने बस ये बोला कि सर मैं कंटिन्यूस तैयारी कर रहा हूँ 2018 से, और अभी मेरा बीआरओ में भी हो गया है, तो भी उसका मेरा ज्वाइनिंग होने वाला है। तो बोले अच्छा। फिर बोले कि फिर टेक्निकल क्वेश्चन पे आए। जो चेयरपर्सन सर थे वो डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चन पे ही आए। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि एक इंडक्शन मशीन होता है और एक सिंक्रोनस मशीन होता है। बोला कि हाँ सर। बोला कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनका वर्किंग प्रिंसिपल जरा बताएंगे। तो पूरा मैंने उनको एक्सप्लेन किया अच्छे से। करीब 4-5 मिनट लिया मैंने। फिर उसके बाद वो बोले कि ठीक है। फिर जो दूसरे सर थे उन्होंने उनको मतलब ट्रांसफर कर दिया, हैंड ओवर हम्म। कर दिया। हम्म। फिर जो टेक्निकल वाले सर थे उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि अच्छा जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, हम्म। ट्रांसमिशन लाइन में होता क्या है कि सेंडिंग होता है, सेंडिंग एंड होता है और रिसीविंग एंड होता है। तो हम्म। जो पावर होती है, सर्किट करंट जो फ्लो करता है, तो सर करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट हमारा क्लोज्ड होना चाहिए। लेकिन हम्म। ट्रांसमिशन लाइन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हम्म। करंट एक तरफ से जाके दूसरे तरफ जाके फिर वापस कैसे आती है, रिटर्न कैसे होती है। हम्म। तो पहला उनका प्रैक्टिकल कोर्स प्रैक्टिकली था ये, तो मुझे थोड़ा मैंने सोचा इसके बारे में। फिर बोला कि सर सेंडिंग एंड पे जो स्टार में ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग होता है, तो और रिसीविंग एंड पे भी ग्राउंडिंग होता है, ग्राउंड के थ्रू रिटर्न हो जाता है। फिर मुझे लगा कि वो सेटिस्फाई नहीं थे। फिर फिर बोले कि अच्छा। फिर बाद इंस्ट्रूमेंटेशन वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बोला कि अगर करंट को नापना है तो कैसे क्या करोगे, और वोल्टेज को नापना है तो क्या करोगे। मैंने बोला सर करंट को नापने के लिए एमीटर का यूज करते हैं, वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर का यूज करते हैं। तो बोले कि मीटर को कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। हम बोले कि सर मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो बोले अच्छा वोल्टमीटर को। मैंने बोला सर वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। एक सर्किट बनाइए, एक सर्किट बनाइए और उसमें आप मीटर वोल्ट मीटर और वाट मीटर तीनों कनेक्ट करके करके दिखाइए आप। तो वही सामने मतलब पेज रखा हुआ था, पेंसिल रखा हुआ था, मैंने तुरंत उनको बना के दिखाया। तो मैंने जब बनाया था तो उससे पहले मैंने वोल्ट मीटर लगाया था, फिर मीटर लगाया था, और लास्ट में मैंने जो लोड के नजदीक था, लोड के नजदीक मैंने वाट मीटर लगाया हुआ था। तो वो बोले कि अच्छा जहाँ आपने अमीटर लगाया है, अगर अमीटर और वोल्ट मीटर के पोजीशन को चेंज कर दें तो क्या होगा। तो हम बोले कि सर जो लोड के जो नजदीक इंस्ट्रूमेंट रहता है, जो एरर आता है उसी की वजह से आता है। अगर हम लोड के नजदीक अगर हम मीटर लगाएंगे तो जो एरर आएगा वो मीटर की वजह से आएगा, और वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर की वजह से आएगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है। फिर बोले जब मैंने एरर शब्द बोला तो उनको एरर से लगा कि एरर से कुछ पूछना चाहिए। तो बोले कि अच्छा एक पैरालैक्स एरर होता है, इसका नाम सुना है आपने। हम बोले कि हाँ सर सुना है पैरालैक्स एरर। तो बोले क्या होता है। तो इसका मुझे एग्जैक्टली डिफिनीशन नहीं पता था कि पैरालैक्स एरर होता क्या है। तो मैंने उनको समझाया कि सर पैरालैक्स एरर जो कि इंस्ट्रूमेंट तो होता है, उसमें जब हम ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, रीडिंग नहीं ले पाते हैं, तो वो एक प्रकार का ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो बोले अच्छा इसको रिमूव कैसे करेंगे, दूर कैसे करेंगे इस एरर को। तो हम बोले कि सर इसको दूर करने के लिए क्या होता है कि जो मार्किंग जहाँ पे की गई होती है वहाँ पे हम एक मिरर लगा देते हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है मिरर। फिर बोले कि ठीक है। फिर बोले अच्छा पावर फैक्टर क्या होता है। तो हम बोले सर पावर फैक्टर इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द एक्चुअल अपरेंट पावर। तो बोले नहीं आप पढ़ाने जा रहे हैं तो कैसे समझाएंगे लड़कों को कि पावर फैक्टर होता क्या है, एक्चुअल में उसका मीनिंग समझाइए। तो हम बोले सर कि जैसे किसी सर्किट में जो एक टोटल अपरेंट पावर में से कितना ट्रू पावर है, कितना एक्चुअल पावर है, उस बात को रिप्रेजेंट करता है पावर फैक्टर। तो गुड गुड बोले, मतलब कि सेटिस्फाई थे मेरे आंसर से। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि बोले कि अच्छा, फिर वो इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन पे फिर आ गए। फिर बोले कि अगर अमीटर को हम
पैरेलल में कनेक्ट करा दे, जहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, अगर वहाँ पे कनेक्ट कराएं तो क्या होगा? तो हम बोले सर कि जो लोड वोल्टेज होगा वो डायरेक्ट उसके जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है मीटर का उसके क्रॉस हो जाएगा, और एमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली 0 होता है और वोल्टेज हाई रहता है, तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगा और बर्न कर जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर बोले कि सर बोले, उन्होंने पूछा कि अच्छा इंडिया में एक नेशनल ग्रिड है और रीजनल ग्रिड भी होते हैं। तो हम बोले हाँ। बोले कि कौन कौन से रीजनल ग्रिड होते हैं? तो हमने बताया कि सर इंडिया में टोटल 5 रीजनल ग्रिड हैं, नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने जो दूसरे फैकल्टी मेंबर थे उन्होंने उनको ट्रांसफर कर दिया। तो जो दूसरे सर थे थोड़े एजेड टाइप के थे, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये आप जो रूम में फैन लगा हुआ है फैन को देख रहे हैं? तो हम बोले हाँ सर फैन देख रहे हैं। तो बोले कि अगर इसको हम कभी खोल के देखे हो? तो हम बोले हाँ सर इसको खोल के देखे अपने घर में। तो बोले कि कौन किस टाइप का मोटर है ये? तो हम बोले सर ये परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज। तो बोले अच्छा 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 परमानेंट कैपेसिटर? मतलब कि हाँ सर। तो बोले कि कैपेसिटर क्यों लगाते हैं इसे इसमें? तो बोले सर कैपेसिटर बेसिकली इसका 2 पर्पज होता है। एक तो स्टार्टिंग टार्क को इम्प्रूव करने के लिए शुरुआत में हमें हाई स्टार्टिंग टार्क मिले इसके लिए लगाते हैं, और दूसरा पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए लगाते हैं कैपेसिटर को हम। तो बोले अच्छा अगर इसके कैपेसिटर को हम अगर निकाल दें तो स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? तो बोले सर नहीं स्टार्ट होगा। तो बोले क्यों नहीं स्टार्ट होगा? तो एक हम लोगों में इलेक्ट्रिकल में टर्म होता है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया उनको कि इसका रीजन ये होता है कि मतलब 2 वहाँ पे टार्क जनरेट होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वर्क करते हैं, जिसके वजह से जो रिजल्टेंट टार्क होता है वो 0 हो जाता है। तो बोले अच्छा अच्छा। तो बोले कि नहीं अगर मुझे बिना कैपेसिटर के स्टार्ट ही करना है तो कैसे करोगे? बिना कैपेसिटर का ही स्टार्ट करना है। तो हम बोले सर उसके लिए शेडेड पोल इंडक्शन मोटर आता है, जिसके कि हम पोल में ही हम एक कॉपर का शेडिंग कर देते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं वो तो ठीक है, तो दूसरे टाइप का मोटर हमें इसी मोटर में ही मतलब बिना कैपेसिटर का स्टार्ट करना है। तो मुझे यहाँ थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा था, तो जो दूसरे वाले फैकल्टी मेंबर इधर बैठे हुए थे उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया मुझे, बोले कि एक स्प्लिट करके बाइंडिंग होती है। तो बोला कि हाँ सर मतलब कि उसको बाइंडिंग को हम ज़्यादा हाईली रेसिस्टिव बना देंगे, जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग होती है उसमें। इंडक्शन मोटर में बेसिकली 2 बाइंडिंग होता है, एक ऑक्सिलरी होता है, एक मेन बाइंडिंग होता है। तो हम अगर ऑक्सिलरी बाइंडिंग को ज़्यादा रेसिस्टिव बना देंगे तो वहाँ पे 2 फील्ड जनरेट हो जाएंगे, दोनों के बीच में कुछ एंगल आ जाएगा, तो टार्क हमारा टार्क कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर बोले कि अच्छा इसको हमें इसका स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं? फैन का जो देख रहे हैं उसका स्पीड कैसे कंट्रोल करोगे? तो हम बोले कि सर फैन रेगुलेटर से कंट्रोल करेंगे। हालांकि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि तो आम भाषा हो गया, ये तो कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल सकता है कि रेगुलेटर से स्टार्ट कंट्रोल करते हैं। तो बोले कि नहीं वो तो ठीक है लेकिन कैसे करते हैं इसे टेक्निकल टर्म में बताइए। तो हम बोले सर इसका वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। तो वो यही जानना चाहते थे कि मतलब क्या कंट्रोल किया जाता है, वोल्टेज कंट्रोल करते हैं कि रेजिस्टेंस कंट्रोल करते हैं कि स्लिप कंट्रोल करते हैं क्या? बोले वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। तो बोले कि ठीक अच्छा। फिर बोले चेयरपर्सन सर थे, बोले कि ठीक है आपका ओके थैंक यू सर बोल के फिर तो ये कितनी देर चला होगा पवन आपका? सर करीब मेरा 15 मिनट चला था, 15 मिनट से ज्यादा ही चला था। तो ये लार्जली आपने टेक्निकल बताया, तो इसमें नॉन टेक्निकल आपसे क्या क्या पूछा गया था एचआर से रिलेटेड? नॉन टेक्निकल सर कुछ भी नहीं पूछा गया था, बस मुझसे यही पूछा गया था कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं? तो बोले सर 2018 से। तो बोले कि अभी तक तैयारी ही कर रहे हो? तो हम बोले कि हाँ सर तैयारी कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक चीज पूछा था कि अच्छा कब तक तैयारी करते रहना चाहिए किसी स्टूडेंट को, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। अच्छा तो मैं थोड़ा सा पहला ही क्वेश्चन था तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि इसका क्या जवाब दिया जाना चाहिए। तो हम बोले सर कि जब तक कोई एग्जाम ना क्लियर कर ले तब तो तैयारी करते रहना चाहिए। तो बोले कि तब तो अगर कोई 10 साल तक तैयारी करे तो भी ठीक है। मैंने कहा कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, जब इसे घर की जिम्मेदारियां लगे कि अब मतलब कुछ काम भी करना चाहिए और तैयारी भी करना चाहिए, तो ऐसे करके मैंने कुछ बोला कि ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने टेक्निकल सर को हैंडल कर दिया था, उसमें मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया लार्जली था। आपका टेक्निकल क्या था? अच्छा जो हाँ आपका पूरा इंटरव्यू ये चल रहा था सारा, तो आपको पवन लग रहा था कि आपका हो जाएगा या आपका ठीक जा रहा है? हाँ सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन कर रहा था उनको और वो लोग सुन रहे थे, और बीच में 1-2 बार गुड गुड भी उन्होंने बोला था, तो मुझे लगा कि हाँ बहुत अच्छा जा रहा है। बाहर आया तो मुझे लग रहा था कंफर्म कि बहुत अच्छा मेरा गया हुआ है, हो भी जाना चाहिए, और मेरा 14वां रैंक भी आया हुआ है इसमें। क्या बात है, 14। वेरी गुड वेरी गुड। तो पवन अभी कैसे फील होता है सिलेक्शन के बाद?
सर फील तो सर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, तो हमारी फैमिली में कभी किसी ने इस पोस्ट तक पहुंचे नहीं है। गया ही नहीं है। इस पोस्ट के अभी तक कोई मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, हमारे मतलब कि पूरे। और आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लगी और वो भी क्लास गेजेटेड वन, क्लास 1 से स्टार्ट हुआ है हाँ आपका। हाँ और सर। सैलरी बहुत अच्छी, कितनी सैलरी मिलेगी आपको? सैलरी सर इसमें नेट पे देखा था तो अराउंड 75,000 के करीब है। 75,000? पहले तो क्या सर करोगे इतना पैसे का पवन? तो पहले तो बहुत कुछ काम है, कुछ घर बनवाना है और सिस्टर की शादी वगैरह है, तो वो सब भी किया जाएगा। देखिए, जब एक अच्छी जॉब लगती है फैमिली में किसी को, तो सबको बेनिफिट होता है। हाँ सर। और आपके पेरेंट्स ने आपको इतना सपोर्ट किया होता है, अब आपका टाइम होता है रिटर्न बैक करने का। हम्म। दैट इज वेरी गुड। तो पवन, बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी जर्नी सुन के। कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहें, क्योंकि बहुत से बच्चे आपकी ये बातें सुनेंगे, कोई मैसेज उनको देना चाहें आप? मैसेज सर यही है कि तैयारी के दौरान होता है क्या है कि कभी-कभी हम लगते हैं डिमोरलाइज़ होने। जैसे कि मेरा ही था, तो 2018 से तैयारी कर रहा था पास आउट होने के बाद। हम्म, तो 2 साल 3 साल बाद इसे लगने लगता है कि अब कुछ हो नहीं रहा, तो कहीं कुछ प्राइवेट जॉब ही किया जाए, या फिर मतलब पेशेंस आदमी खोने लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी गिव अप करना चाहिए। हम्म। लगे रहना चाहिए, अगर आदमी मेहनत करे तो कभी कभी न कभी तो रिजल्ट आता ही है। मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे चेयरमैन साहब हाँ। ने पूछा छोड़ देना चाहिए, नहीं तो छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। लगे रहना मतलब चाहिए। प्रोफेशन छोड़नी चाहिए, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं प्रोफेशन, तो आपको करेक्ट। प्रोफेशन छोड़ने नहीं चाहिए, यस सर। राइट? यस सर। Okay, so Pawan, I think this was a great session, and I wish you all the very best for your career ahead. बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है ये जिसमें आप जा रहे हैं, टीचिंग। टीचर जो होता है ना, वो देश का भाग्य विधाता होता है। वो क्योंकि बच्चों के वो बनाता है, और उसको बच्चों से डील करते हैं, ह्यूमन बींग से हम लोग डील करते हैं। और रिस्पेक्ट भी ये सर सबसे ज्यादा, अगर जब किसी जॉब में है तो वो टीचिंग जॉब में ही है, रिस्पेक्ट वो मिलता लेकिन है। तभी है अगर आप इस जॉब को ढंग से करो, अदरवाइज नहीं है। हाँ, अगर आप तो है। टीचिंग अच्छी नहीं करोगे तो बच्चे गालियां देते हैं आजकल, पीछे से बोलते गाली हैं ये बजते तो पवन सर हैं। ऐसे ही है, कुछ नहीं करवा। तो हम्म, पवन सर जो है, और ये रिस्पेक्ट वो होती है पवन, जो दिल से आती है एक्चुअली, बच्चों के ऐसे नहीं आती। हाँ, अगर आप बच्चों के लिए सच में अच्छा काम करेंगे तो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, अदरवाइज वो वैसे ही, आपको जानते हो ना, वो बच्चे तेज होते हैं बहुत। वो पीछे से आपने भी, आपके भी कई तरह के टीचर रहे होंगे, हाँ, अच्छे हम लोग खुद टीचर। देखे हुए, हम लोग के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जो नहीं पढ़ाते थे, पीछे से क्या क्या कमेंट तो करते एक थे, वैसा अच्छे ही अच्छे टीचर बनने की ट्राई करो, बच्चों के बारे में भला सोचो, राइट? ओके सर। चलिए चलिए पवन, थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम दिया मेरे को इंटरेक्शन के लिए। थैंक यू एंड सर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।